हेलो माय लवली इंग्लिश लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये बुक जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, मैं इसका आज डे 30 का इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन करने जा रही हूँ। इस बुक पर मैं ऑलरेडी 29 वीडियोस शूट कर चुकी हूँ और सिखा चुकी हूँ ढेर सारी इंग्लिश वोकैबलरी, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन, फ्रेजल वर्ब और मॉडर्न इंग्लिश वोकैबलरी, ग्रामर। तो फ्रेंड्स, आज हम डे 30 का जो ट्रांसलेशन करेंगे और ये वाला पैराग्राफ हम आज ट्रांसलेट करने जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, यदि आपके पास में बुक नहीं है तो कोई बात नहीं है, मैं एक एक पैराग्राफ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ और उसे वीडियो में भी अच्छे से शूट करके आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरे पास में मैं इस बुक के ऊपर आपको लिख कर नहीं पढ़ाने वाली हूँ क्योंकि बुक गंदी हो जाएगी। तो मैं कुछ टूल्स की मदद से आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स, यदि आप बुक रीडिंग करते हैं तो वहाँ पर आपको पैराग्राफ समझने में इसलिए दिक्कत आती है क्योंकि आप मॉडर्न वोकैबलरी, इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस, फ्रेजल वर्ब, ग्रामर से एक्वेंटेड नहीं रहते, उससे परिचित नहीं होती हैं। और ये सबसे ज़्यादा हमारा वीक पॉइंट है इंग्लिश लर्नर्स का। तो फ्रेंड्स, यदि आप भी इंग्लिश लर्निंग जर्नी में हैं तो अपनी फाउंडेशन को पहले, बेस को मजबूत बनाएं, तभी आप इंग्लिश लर्निंग जर्नी में एक वैल्यू ऐड कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, मैं ऑलरेडी इसके 29th वीडियो बना चुकी हूँ चैनल पे। यदि आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल पेज पर जाएं और उन 29th वीडियो को ज़रूर देखें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि मुझे आपका प्यार और मोटिवेशन मिलता रहे और मैं ये वाली जो बुक है उसे पूरा कंप्लीट कर सकूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए आज डे 30 का हम ट्रांसलेशन करते हैं और सीखते हैं। आपको मैं इससे बहुत सारा सब कुछ सिखाने वाली हूँ। आप खुद ही देखेंगे कि मैं इस छोटे से पैराग्राफ से आपको कितना कुछ सिखाने वाली हूँ, जो कि दूसरी वीडियोस में अलग अलग तरीके से डिवाइड करके समझाते हैं। मैं एक ही पैराग्राफ में आपको ग्रामर, ईडियम, वोकैबलरी, एक्सप्रेशन और किसी पैराग्राफ को बुक को किस तरीके से अच्छे से रीड करना चाहिए, ये सब सिखाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मुझे मोटिवेट करते रहें। तो फ्रेंड्स, विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स डाइव इनटू द सेशन। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। द ट्रैवल विथ इंडियंस प्रोफेसर स्पॉन्डर्ड यूज्ड टू ऑब्जर्व was not that they lacked educational opportunity or industrial infrastructure। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो प्रोफेसर स्पॉन्डर, जो कि MIT कॉलेज के बहुत इंस्पायर करने वाले प्रोफेसर थे, APJ अब्दुल कलाम जी, जब उनसे पूछते हैं, जब उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग लिया APJ अब्दुल कलाम जी ने, तो उन्होंने कंसल्ट किया प्रोफेसर से। तो वहाँ पर प्रोफेसर स्पॉन्डर ये जवाब देते हैं APJ अब्दुल कलाम जी को कि भारतीयों के साथ में ये परेशानी है, ट्रैवल मतलब परेशानी होना। तो द ट्रैवल विथ इंडियंस, भारतीयों के साथ में ये परेशानी है। और प्रोफेसर स्पॉन्डर यूज टू ऑब्जर्व, मतलब प्रोफेसर स्पॉन्डर ये मानते थे, इनका ऐसा मानना था, वॉज नॉट दैट दे लैक्ड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी। लैक्ड मतलब होता है किसी चीज़ से पीछे होना या किसी चीज़ की कमी होना। तो उनका मानना था कि जो इंडिया में है, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, शिक्षा के अवसरों की कमी नहीं है, या फिर इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी नहीं है। तो यहाँ फ्रेंड देखिए, मैंने अंडरलाइन किया है यूज्ड टू। तो यूज्ड टू को हम किस तरीके से अपनी डे टू डे लाइफ इंग्लिश में हम यूज़ करेंगे, ये थोड़ा देखते हैं। तो यूज टू फ्रेंड्स यूज़ होता है, पास्ट में कोई घटना हुई है और अब नहीं हो रही है वो घटना, तो उसे हम प्रेजेंट टाइम में बताने के लिए यूज़ टू यूज़ करते हैं। या फिर कोई अकस्टम टू, यानी कि कोई चीज़ के हम आदी होते हैं, हैबिचुअल हो जाते हैं, उस चीज़ को बताने के लिए भी हम यूज़ टू यूज़ करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल से समझते हैं, वी यूज़ टू हैव क्लासेस एवरी डे। हमारी रोज़ क्लास हुआ करती थी। तो हम पास्ट में हमारी क्लास हुआ करती थी और हम प्रेजेंट टाइम में किसी को बता रहे हैं कि हमारी रोज़ क्लास हुआ करती थी। और हमारी जो टीचर थी या हमारी जो लेक्चरर थी, उनके लेक्चर उससे हमें नींद आ जाया करती थी, यदि आपको किसी को बताना है। तो हर लेक्चर्स यूज टू पुट मी टू स्लिप। या फिर आपको बताना है कि हम लंदन में रहा करते थे, उस समय हम लंदन में रहते थे, तो आई यूज टू लिव इन लंदन। या फिर आप किसी ने कोई इंश्योरेंस कंपनी में काम किया हो, तो आप उसे अब प्रेजेंट सिचुएशन में बताना चाहते हैं कि उन्होंने अपने एक बड़े इंश्योरेंस कंपनी में काम किया था, तो शी यूज़ टू वर्क फॉर लार्ज इंश्योरेंस कंपनी। तो इस तरीके से यूज़ टू का फर्स्ट यूज़ है कि पास्ट में कोई इवेंट, कोई घटना हुई है, उसे आप प्रेजेंट टाइम में बता रहे हैं।
और सेकंड है कि किसी चीज़ का आप हैबिचुअल हो जाना, किसी चीज़ का आदी हो जाना। जैसे कि यदि आप अपनी जॉब लाइफ में आपको बहुत ट्रैवल करना पड़ता है, आप लगातार ट्रैवल करते रहते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि हाँ, मैं अपने मतलब मुझे ट्रैवलिंग से कोई फ़र्क नहीं करता है, मैं कितनी भी ट्रैवलिंग कर सकती हूँ क्योंकि मैं उस सिचुएशन से अकस्टम्ड हो चुकी हूँ। आई हैव अकस्टम्ड टू ट्रैवलिंग अ लॉट इन माई जॉब। मतलब मैं अपनी जॉब में ट्रैवलिंग करते करते मेरी आदत हो चुकी है, मैं उस चीज़ की आदी हो चुकी हूँ। या फिर यदि आपका कोई फ्रेंड कहे कि टुमारो कि कल तो संडे है तो तुम बहुत लेट तक सो सकते हो, तो टुमारो इज़ संडे, यू कैन स्लीप टिल लेट टुमारो। तो आप उसे ये आंसर दे सकते हैं कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे जल्दी उठने की आदत है। तो देखिए ये भी यहाँ पर भी एक एक्सप्रेशन है, इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस। इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस मतलब मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस, आई हैव अ कस्टम्ड टू वेक अप अर्ली। या फिर आई यूज्ड टू वेक अप अर्ली, मतलब मुझे जल्दी उठने की आदत है। तो इस तरीके से आप यूज्ड टू को अपनी डे टू डे लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। अब देखिए तो प्रोफेसर स्पॉन्डर कहते हैं कि इंडिया में एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी और इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं है, कमी है तो ट्रैवल वॉज इज़ देयर फेल्यूर टू डिस्क्रिमिनेट। फेल्यूर टू डिस्क्रिमिनेट मतलब होता है फ्रेंड्स, फेल्यूर मतलब होता है किसी चीज़ में असफल होना, और डिस्क्रिमिनेट मतलब होता है कि किसी चीज़ में अंतर करना, भेदभाव करना, या बी बायस्ड, डिफ्रेंशिएट, डिस्टिंग्विश। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ, सम पीपल कांट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। मतलब कुछ जो लोग होते हैं वो सही और गलत में अंतर नहीं जान पाते हैं। या वी मस्ट लर्न टू डिस्क्रिमिनेट विथ बिटवीन गुड एंड ईविल। हमें जो कौन अच्छे हैं और कौन बुरे हैं उसके बीच में डिस्क्रिमिनेट करना आना चाहिए। तो किस चीज़ में असफल है, फेल्यूर हो रहे हैं दो चीज़ में अंतर करने में, बिटवीन किस चीज़ में, डिसिप्लिन एंड टू रैशनलाइज देयर चॉइस। डिसिप्लिन यहाँ पर फ्रेंड्स बात की गई है विषय की, सब्जेक्ट की, जो भी सब्जेक्ट ले रहे हैं। डिसिप्लिन मतलब तो ऐसे अनुशासन होता है, लेकिन यहाँ पर इसका डिसिप्लिन का मतलब निकल रहा है सब्जेक्ट से, कि जो भी सब्जेक्ट बच्चे ले रहे हैं उनके बीच में उन्हें अंतर डिफ्रेंशिएट करना नहीं आ रहा है, और रैशनलाइज देयर चॉइस। रैशनलाइज चॉइस मतलब कोई भी रीज़न, लॉजिकल रीज़न देकर अपनी जो बात को प्रूव करना, कोई डिसीज़न को प्रूव करना, जस्टिफाई करना, चाहे वो रीज़न गलत भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि वो सही रीज़न हो। जैसे कि जंक फूड हम सबको पता है खाना गलत बात है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन यदि कोई हम पार्टी या शादी में जाते हैं तो हम उस दिन जंक फूड खा के बोलते हैं अरे आज पार्टी है, कोई बात नहीं, जंक फूड चलेगा। तो समवन माइट रेशनलाइज ईटिंग जंक फूड बाय सेइंग दैट आई डिज़र्व दिस ट्रीट, कि हाँ मेरे को ये ट्रीट आज तो ट्रीट मिली है तो खा सकते हैं जंक फूड। तो रैशनलाइज चॉइस मतलब फ्रेंड्स ये है, यहाँ पर वो इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं कि बच्चे जो है सब डिसिप्लिन मतलब सब्जेक्ट जो चॉइस कर रहे हैं और जो उनका खुद का जो इंटरेस्ट है, उन दोनों के बीच में वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पा रहे, अंतर नहीं कर पा रहे हैं, उसी चीज़ में वो फेल्यूर हो रहे हैं, असफल हो रहे हैं। उन्हें लगता है कि यदि मैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग ले लूँगा तो फिर मैं शायद आगे जाके मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, लेकिन उन्हें ये देखना है यहाँ पर कि उन्हें एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के लिए इंटरेस्ट है या नहीं। यहाँ पर प्रोफेसर स्पॉन्डर यही बात कहना चाहते हैं कि यदि वाई एरोनॉटिक्स, वाई नॉट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, वाई नॉट मैकेनिकल इंजीनियरिंग। वो कहते हैं कि तुम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्यों नहीं ले सकते, मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्यों नहीं ले सकते, क्यों तुम एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग लेना चाहते हो, क्या तुम्हारा उसमें इंटरेस्ट है? यदि इंटरेस्ट है तो ही लो, जो कि आपके फ्यूचर में आपके भीतर वो ज़ील देख सकते हो कि हाँ मैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में जाकर आगे अच्छा इंटरेस्ट डेवलप करके आगे कुछ समाज के लिए अपने लिए अच्छा कर पाऊँगा, ना कि एक दूसरे को देखकर कि हाँ उसने लिया तो मैं भी ये वाला सब्जेक्ट ले लूँगा। ऐसा नहीं करना है, वो इस पैराग्राफ में यही कहना चाहते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, आई माई सेल्फ वुड लाइक टू टेल ऑल नोविशिएट इंजीनियर स्टूडेंट्स। फ्रेंड्स देखिए, आई यहाँ पर APJ अब्दुल कलाम खुद की बात कर रहे हैं, माई सेल्फ मतलब मैं खुद, तो आई माई सेल्फ मैं खुद ये वुड लाइक टू टेल, मैं खुद ये कहना चाहता हूँ। ऑल नोविटेट, फ्रेंड्स नोविटेट मतलब होता है कि यदि आप कोई जॉब में हैं या आप किसी जॉब को ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर कुछ ट्रेनिंग पीरियड होता है, तो उस ट्रेनिंग पीरियड को बोलते हैं प्रोविशनरी पीरियड या ट्रेनी। तो जो जितने भी इंजीनियर हैं स्टूडेंट जो कि ट्रेनिंग पीरियड में हैं
प्रोविशनरी पीरियड में है, प्रोविशन पीरियड में है, उसे कहते हैं हम नोविशिएट। तो वो ये कहना चाहते हैं कि मैं खुद जो है नोविशिएट इंजीनियर स्टूडेंट से कहना चाहता हूँ दैट व्हेन दे चूज़ देयर स्पेशलाइजेशन, चूज़ मतलब किसी भी चीज़ को पिकअप करना, चूज़ करना या चुनना। तो जब वो प्रोविशनरी इंजीनियर स्टूडेंट से ये कहना चाहते हैं जो ट्रेनिंग में है अभी, तो व्हेन दे चूज़ देयर स्पेशलाइजेशन, जब वो अपना स्पेशलाइजेशन चूज़ करते हैं। स्पेशलाइजेशन मतलब जैसे कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट हुआ उसे चॉइस करना, जैसे कि जैसे साइंस है, साइंस में फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, तो एक या जैसे यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने खुद एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग लिया है, तो उसे कहते हैं स्पेशलाइजेशन, किसी विशेष फील्ड में काम करना। तो जब वो अपना स्पेशलाइजेशन चॉइस करते हैं, द एसेंशियल पॉइंट टू कंसीडर, एसेंशियल पॉइंट टू कंसीडर का मतलब होता है आवश्यक जो है बिंदु है, या सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़, इम्पॉर्टेंट बिंदु ये है, ये मानना चाहिए कि इज़ वेदर द चॉइस articulates their inner feelings and aspirations। पर whether the choice articulates, फ्रेंड्स देखिए whether the choice articulates, articulates का मतलब क्या होता है? आर्टिकुलेट मतलब होता है मीन्स टू एक्सप्रेस आइडियाज़ क्लियरली एंड इफेक्टिवली, यानी कि अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना। अब कौन से विचारों को व्यक्त करना? आपने जो भी चॉइस किया है, आपने जो भी स्पेशलाइजेशन लिया है, या आपका जो भी आपकी खुद की जो इच्छा है कि मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, तो उसके ऊपर आपका एक स्पष्ट, इफ़ेक्टिव, क्लियर आइडिया होना चाहिए। तो आर्टिकुलेट मतलब होता है कि आपके जो भी विचार हैं उसे आप स्पष्ट रूप से किसी के सामने रख सकते हैं। तो जैसे कि इसको एग्जाम्पल से और अच्छा समझते हैं, ही वॉज़ वेरी आर्टिकुलेट अबाउट हिज फीलिंग ऑन द सब्जेक्ट, यानी कि वो बहुत ही अपने जो भी उसका सब्जेक्ट है, वो अपनी भावनाओं को अपने सब्जेक्ट के हिसाब से बहुत अच्छी तरीके से व्यक्त करती है। या फिर जैसे कह सकते हैं कोई चाइल्ड है, उसने कोई इंसिडेंट देखा है ना, कोई कुछ घटना होते हुए देखा है, और वो जब वो उसे बोलते हैं कि पूछते हैं कि अरे बेटा क्या हुआ था बताओ, तो वो उसे अच्छे से डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा है। तो जो उसकी भावना है या जो उसके विचार है, जो उसने देखा है, उसे वो अच्छे से आर्टिकुलेट व्यक्त नहीं कर पा रहा है। तो उस समय ये सेंटेंस हो सकता है कि द चाइल्ड वॉज अनेबल टू ऑफर एन आर्टिकुलेट डिस्क्रिप्शन ऑफ वॉट शी हैड विटनेस्ड। विटनेस्ड मतलब आंखों देखी, या जो उसके सामने वो साक्षी था। या फिर बोल सकते हैं कि जैसे बच्चे होते हैं ना, बच्चे अपने माँ के सामने उसको क्या ज़रूरत है वो अच्छे से बता नहीं पाते हैं, या डिफ़िकल्टी फाउंड करते हैं। तो जैसे द टॉडलर फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू आर्टिकुलेट हिट्स नीड्स टू हिज मदर, मतलब जो बच्चा है वो बहुत डिफ़िकल्ट टू आर्टिकुलेट मतलब अपनी वो विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपनी नीड को, उसकी जो ज़रूरत है उसे अच्छे से आर्टिकुलेट नहीं कर पा रहा है अपनी माँ के सामने। तो आई थिंक अब आर्टिकुलेट का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा कि अपने आइडियाज़, अपने विचारों को अच्छे से सबके सामने व्यक्त करना। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि द एसेंशियल पॉइंट टू कंसीडर इज़ वेदर द चॉइस आर्टिकुलेट देयर इनर फीलिंग्स, मतलब कि जो सब्जेक्ट आपने चॉइस किया है, क्या वह चॉइस आपकी आंतरिक, आपकी इनर फीलिंग और आपकी जो आकांक्षा हैं, आपका जो एस्पिरेशंस है, आपके होप है, आपकी विश है, उसको वो एक्सप्रेस करता है या नहीं, कि ऐसे ही आपने कुछ भी उठा के ले लिया है कि हाँ ये इस फील्ड में अच्छा हो सकता है तो मैं भी इसको करके देखता हूँ। आपकी क्या इच्छा है, आप इस पर्टिकुलर फील्ड में आप कंफर्टेबल हैं या नहीं, वो यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि आपको कोई भी सब्जेक्ट इस हिसाब से चॉइस करना चाहिए जो आपकी इनर फीलिंग को एक्सप्रेस करता हो। आप आपकी इनर फीलिंग से आप उसे आर्टिकुलेट, आप उस चॉइस को आर्टिकुलेट कर पाएँ अपने लाइफ में। तो एस्पिरेशन मतलब फ्रेंड्स होता है डिज़ायर, होप, लॉन्गिंग, यर्निंग, मतलब आकांक्षा, महत्वाकांक्षा, तमन्ना, उसे कहते हैं एस्पिरेशंस। तो एपीजे अब्दुल कलाम जी ये कहते हैं कि मैं खुद जो ट्रेनी इंजीनियर स्टूडेंट्स हैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि वो जब भी अपना स्पेशलाइजेशन चुनते हैं, सिलेक्ट करते हैं, उस समय सबसे ज़्यादा एसेंशियल पॉइंट, आवश्यक बिंदु ये है कि जो भी आप चॉइस करते हैं वो आपकी इनर फीलिंग, आपकी आंतरिक भावना और आपके जो विशेस हैं, एस्पिरेशंस हैं, होप है, डिज़ायर है, उसको वो एक्सप्रेस करना चाहिए। ये है मेन कोई भी सब्जेक्ट चॉइस करने का तरीका। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। अब एक और प्रोफेसर जो कि हैं KAV पांडलाई, उन्होंने भी एपीजे अब्दुल कलाम जी को इंस्पायर किया। सो प्रोफेसर KVA पांडलाई टॉट मी एरो स्ट्रक्चर डिज़ाइन। तो टॉट
टीच थॉट टॉट, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आई है टीच की, जिसका मतलब होता है सिखाना। तो जो प्रोफेसर पांडलाई थे उन्होंने एरो स्ट्रक्चर डिज़ाइन, मतलब जो एरोडायनेमिक्स में एरोप्लेन का कैसा स्ट्रक्चर होता है उसे कैसे डिज़ाइन किया जाता है एंड एनालिसिस किया जाता है उसके सारे स्ट्रक्चर पार्ट्स को, वो सिखाया जो है प्रोफेसर पांडलाई जी ने। ही वॉज अ चेयरफुल, फ्रेंडली एंड एंथुजियास्टिक टीचर। ही वॉज चेयरफुल, चेयरफुल मतलब खुश मिजाज, फ्रेंडली मतलब मिलनसार थे, वो बच्चों से बहुत मिलकर जुलकर करते मतलब पढ़ाते थे, एंड एंथुजियास्टिक मतलब बहुत ही उनके अंदर ज़ील था, उत्साह था, वो ऐसे टीचर थे। हु बॉट अ फ्रेश अप्रोच टू एवरी ईयर्स टीचिंग कोर्स, मतलब हु जो कि ब्रॉड अ फ्रेश, ब्रॉड मतलब होता है ब्रिंग का सेकेंड फॉर्म है ब्रिंग, ब्रॉड ब्रॉड, अ फ्रेश अप्रोच, ब्रिंग मतलब होता है लेकर आना, क्या लेकर आए वो या कैसे गाइड किया उन्होंने। अ फ्रेश अप्रोच मतलब होता है किसी, अप्रोच मतलब होता है दृष्टिकोण। तो उनके इंजीनियरिंग कोर्स में वो हमेशा एक नया दृष्टिकोण, एक नया व्यू पॉइंट, जिसे कहते हैं स्टैंड पॉइंट या जो न्यू पर्सपेक्टिव होता है, दृष्टिकोण लेकर आते थे। उनके नए कोर्स में हमेशा हर साल वो एक बदलाव करके एक नया दृष्टिकोण से फ्रेश अप्रोच करते थे अपने स्टूडेंट को। इट वॉज प्रोफेसर पांडलाई हु ओपनड अप द सीक्रेट ऑफ स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग टू अस। तो जो प्रोफेसर पांडलाई जो थे वही ऐसे एक प्रोफेसर थे जिन्होंने बहुत सारे सीक्रेट्स, बहुत सारे राज खोले, किस चीज़ से, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग टू अस, मतलब स्ट्रक्चरल यानी संरचनात्मक जो कि रचनात्मक इंजीनियरिंग होती है उसके लिए उन्होंने बहुत सारे ओपन किए। कौन से सीक्रेट्स? इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के लिए। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर। Even today, I believe that everyone who has been taught by Professor Pandlai would agree that he was a man of great intellectual integrity and scholarship. अब देखिए फ्रेंड्स, इवन टुडे मैंने कि आज भी, आई बिलीव दैट मतलब हम ये भरोसा करते हैं या बिलीव है हमारे भीतर ये, दैट एवरीवन हु हैज़ बीन टॉट बाय प्रोफेसर पांडलाई। अब देखिए हु हैज़ बीन टॉट बाय, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है जो कि मैं आपको हर एक वीडियो में पैसिव वॉइस जो पिछले जहाँ पर भी पैसिव वॉइस यूज़ होता है वहाँ पढ़ा चुकी हूँ आपको ऑलरेडी। तो आप देखिए जहाँ पर भी हैज़ के साथ में बीन आता है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, हमेशा वहाँ पर ये सेंटेंस पैसिव वॉइस से बना है। तो हैज़ बीन प्लस टीच की थर्ड फॉर्म आई है टीच टॉट टॉट, मतलब इनका ये कहना है कि वो सभी इस बात पर भरोसा करते हैं जो कि प्रोफेसर पांडलाई द्वारा पढ़ाए गए तो वुड एग्री दैट ही वॉज अ मैन ऑफ ग्रेट इंटेलेक्चुअल इंटेग्रिटी, मतलब वो जो इंसान थे प्रोफेसर पांडलाई वो एक बहुत ही ग्रेट इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी वाले इंसान थे। यानी यहाँ इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी का मतलब क्या है पहले ये समझें। इंटेलेक्चुअल मतलब होता है फ्रेंड्स बौद्धिक, या जो कि हमारे माइंड से रिलेटेड हो, और इंटीग्रिटी मतलब होता है संपूर्ण, पूर्ण, कंप्लीट, अखंडता, मतलब कोई खंडित ना हो। तो इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी मतलब होता है बौद्धिक अखंडता, मतलब ये एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है, एक ऐसा गुण है, ऐसा एक बिहेवियर है जो कि किसी इंसान के भीतर एक ऑनेस्टी हो, रैशनल हो, या कंसिस्टेंस ऑफ वंस थिंकिंग, मतलब वो जो व्यक्ति हो बहुत ही अपने काम के प्रति बहुत ही ऑनेस्ट हो, ईमानदार हो, रैशनल हो, जो एक रिजनेबल हो, मतलब रीज़नफुल हो, उसका तर्क संगत एक देता हो जो भी विचार उसके हो, और कंसिस्टेंस इन वंस थिंकिंग मतलब कि उसके जो विचार है वो हमेशा एक रूप हो, उसे कहते हैं इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी। एंड स्कॉलरशिप, यहाँ स्कॉलरशिप का मतलब छात्रवृत्ति से न होकर यहाँ पर इसका मतलब है विद्वान, विद्वता, यानी लर्निंग, बुक लर्निंग, नॉलेजेबल है कोई बंदा जो कि नॉलेजेबल है, ग्रेट है, तो उसे कहते हैं हम यहाँ पर स्कॉलरशिप। तो इसका मीनिंग यहाँ निकल रहा है, इसका मीनिंग बिल्कुल भी छात्रवृत्ति से नहीं है। तो जो प्रोफेसर पांडलाई थे वो ग्रेट इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी और स्कॉलरशिप के वो धनी थे, ऐसे वो इंसान थे। ऐसा वो कहते हैं कि हर एक बच्चा जो उनके द्वारा पढ़ाया गया है, सिखाया गया है, वो ये मानता है कि उनके भीतर जो ग्रेट इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी और स्कॉलरशिप के गुण थे, बट विथ नो ट्रेस ऑफ एरोगेंस। फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छा लाइन है
जिसका मीनिंग है कि अहंकार का उनके पास में कोई भी निशान तक नहीं था, यानी कि वो अपने आप को कभी भी सुपीरियरिटी या सेल्फ इम्पोर्टेंट एटीट्यूड उनके भीतर नहीं था। और वो जो ऑलवेज विदाउट पुटिंग वन सेल्फ अबव अदर, हमेशा अपने आप को हमेशा नीचे ही रखते थे, किसी को ऐसा नहीं मानते थे कि मैं इससे ऊपर हूँ। तो जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, शी स्पोक अबाउट हर अचीवमेंट विद नो ट्रेस ऑफ एरोगेंस, सिंपली शेयरिंग हर एक्सपीरियंस विद जीनियस या जेन्युइन एंथुजियाज्म। तो उसने अपने जो अचीवमेंट के उपलब्धियों के बारे में बिना अहंकार रहित बताया, और उसने अपने बहुत ही खूबसूरत जेन्युइन एंथुजियाज्म और असली उत्साह के साथ में उसने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। ये एग्जाम्पल हो सकता है। या फिर हम ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिफाइड हो, लेकिन वो अपने मीटिंग में अपने जो हर किसी का को क्या करता है, रिस्पेक्ट देता है और कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज करता है, तो उसके लिए सेंटेंस बन सकता है कि डिस्पाइट हीज इम्प्रेसिव क्वालिफिकेशन ही कंडक्टेड द मीटिंग विथ नो ट्रेस ऑफ एरोगेंस, ट्रीटिंग एवरीवन विथ रिस्पेक्ट। तो फ्रेंड्स, ये है नो ट्रेस ऑफ एरोगेंस का मीनिंग। हीज स्टूडेंट्स वर फ्री टू डिसएग्री विथ हिम ऑन सेवरल पॉइंट्स इन द क्लासरूम, यानी कि यहाँ पर ये कि प्रोफेसर पांडलाई के जो स्टूडेंट्स थे वो फ्री टू डिसएग्री, यानी कि वो अपनी बात, यदि वो किसी प्रोफेसर पांडलाई जी कुछ पढ़ा रहे हैं और बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, या बच्चे अपना कोई पॉइंट या अपना कोई व्यू रखना चाहते हैं, तो वो बिल्कुल फ्री महसूस करते थे इस बात से असहमत होने में कि हाँ, ये वाला हमारा ये व्यू है और आपने ऐसा पढ़ाया है तो ऐसा पॉइंट हो सकता है। तो वो हर एक बात को बच्चों की बहुत अच्छे से सुनते थे, उनके क्वेरीज को सॉल्व करते थे। इसका पूरा ये मीनिंग निकलता है। तो वो बहुत ही जो इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी, स्कॉलरशिप, नो ट्रेस ऑफ एरोगेंस और फ्री टू डिसएग्री विथ हिम, स्टूडेंट्स उनके बहुत फ्री थे उनके पढ़ाने के तरीके से। तो इस तरीके के उनके भीतर क्वालिटी थी प्रोफेसर पांडलाई की। और एक जो उनके प्रोफेसर हैं वो हैं नरसिम्हा राव, जिनके बारे में हम नेक्स्ट पैराग्राफ में बात करते हैं। सो प्रोफेसर नरसिम्हा राव वॉज अ मैथमेटिशियन, ये एक गणितज्ञ थे, हु टॉट अस थ्योरेटिकल एरोडायनेमिक्स, जिन्होंने उन्हें क्या पढ़ाया, सिखाया, थ्योरेटिकल एरोडायनेमिक्स, जिन्हें थ्योरी सिखाई एरोडायनेमिक्स की, एरोप्लेन से रिलेटेड जो भी थ्योरीज होती हैं, जो हैं उनके क्या होता है थर्मोडायनेमिक्स और उसके क्या क्या सब फॉर्मूलेज होते हैं, इस टाइप के उन्होंने पढ़ाया। आई स्टिल रिमेंबर हीज मैथड ऑफ टीचिंग फ्लूइड डायनेमिक, और ये कहते हैं कि स्टिल मतलब अभी तक भी मुझे उनके रिमेंबर मतलब याद है उनके मैथड ऑफ टीचिंग, जो फ्लूइड डायनामिक्स से रिलेटेड उनके जो भी टीचिंग मेथड्स हैं, उन्हें अभी भी तक भी एपीजे अब्दुल कलाम जी को याद है। आफ्टर अटेंडिंग हिज क्लास आई बिगेन टू प्रेफर मैथमेटिकल फिजिक्स टू एनी अदर सब्जेक्ट, और कहते हैं कि उनकी क्लास अटेंड करने के बाद में आई बिगेन मतलब बिगिन शुरू करना है किसी चीज़ को, बिगन, तो ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है यहाँ पर। तो मैं क्या प्रीफर करना शुरू कर दिया दूसरे सब्जेक्ट के कंपेरिजन में, उन्हें मैथमेटिकल फिजिक्स ज़्यादा अच्छी लगने लगी एपीजे अब्दुल कलाम जी को। तो वो मैथमेटिकल फिजिक्स को बहुत इंटरेस्ट सहित पढ़ते थे। ऑफन मतलब अक्सर। आई हैव बीन टोल्ड, देखिए फिर पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, हैव के साथ में बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म टोल्ड आया है, टेल, टोल्ड। तो पैसिव, अक्सर मुझे ये कहा जाता था कि आई कैरी अ सर्जिकल नाइफ टू एरोडायनेमिकल डिज़ाइन रिव्यू। तो एपीजे अब्दुल कलाम जी को ये कहा जाता था कि वो एक सर्जिकल नाइफ रखते थे, छुरी रखते थे, सर्जिकल छुरी, जो कि एरोनॉटिकल डिज़ाइन रिव्यू या इनके जो भी कमेंट्स होते थे वो उसको अच्छे से और खोल कर प्रस्तुत करते थे। ये इसका मीनिंग निकलता है। If it had not been Professor Rao's kind and persistent advice on picking up proving to equation of aerodynamics फ्लो, फ्रेंड्स यहाँ पर ये कहते हैं कि यदि जो प्रोफेसर राव जो है, यदि वो नहीं होते, उनका काइंड यानी मतलब दयालुता और परसिस्टेंस मतलब लगातार वो यदि एडवाइस सलाह नहीं देते हमें किस चीज़ के लिए, जो प्रूफ ऑफ इक्वेशन ऑफ एरोडायनेमिक फ़्लो को प्रूफ करने में उनकी कुछ इक्वेशंस होती हैं, क्योंकि वो मैथमेटिक्स पढ़ाते थे, तो गणित के जो समीकरण को सॉल्व करना रहता था, तो उसमें वो बहुत हेल्प करते थे बच्चों की। तो यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि यदि वो हमारी इतनी हेल्प नहीं करते, लगातार हमें एडवाइस नहीं देते, तो आई वुड नॉट हैव एक्वायर दिस मेटाफोरिकल टूल, तो मैं इस मेटाफोरिकल टूल को प्राप्त नहीं कर पाता या सीख नहीं पाता। तो फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर देखिए लाइनें मैंने रेड कलर से अंडरलाइन किया है, आई वुड नॉट
हैव एक्वायर्ड। यहाँ पर भी वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, मतलब पैसिव वॉइस से सेंटेंस बना है। अब थोड़ा सा तो फ्रेंड्स, मेटाफोरिकल टूल वो टेक्निक होती है जिसको यूज़ करके हम हेल्प करते हैं पीपल्स अंडरस्टैंडिंग आइडिया, सॉल्व प्रॉब्लम, डेवलप स्किल डेवलप करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर वुड नॉट हैव में मतलब यदि तुम मुझे मदद ना करते तो मैं ये काम कर ही नहीं पाता, इसका मीनिंग ये निकलता है। तो आई वुड नॉट हैव एक्वायर मीन्स दैट इफ़ सर्कमटेंस वेर डिफरेंट, यदि सर्कमटेंस आपके डिफरेंट है और यू वुड नॉट हैव ऑब्टेन समथिंग, यदि नहीं कर पा रहे हो लेकिन किसी और की हेल्प से आप ये चीज़ अचीव कर पा रहे हो, तो वहाँ पर हम ये वुड नॉट हैव बीन यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जांपल से और अच्छे से समझते हैं कि यदि ये ऑनलाइन कोर्स में नहीं लेता तो मैं आज ये वैल्यूएबल स्किल नहीं सीख पाता। तो आई वुड नॉट हैव एक्वायर दिस वैल्यूएबल स्किल इफ़ आई हैडेंट टेकन दैट ऑनलाइन कोर्स। या फिर जैसे कि यदि तुम्हारा ये इतना अच्छा गाइडेंस नहीं मिलता तो मैं खुद अपने बिजनेस को इतने कॉन्फिडेंटली नहीं चला पाता। तो विदाउट हर गाइडेंस आई वुड नॉट हैव एक्वायर द कॉन्फिडेंस टू स्टार्ट माई ओन बिजनेस। तो आई वुड नॉट हैव एक्वायर मतलब कि तुम्हारे हेल्प के बिना हम ये नहीं कर पाते, इसका मीनिंग ये निकलता है। तो यहाँ पर भी प्रोफेसर नरसिंह राव ने मैथमेटिकल एरोडायनेमिक में उन्हें बहुत मदद की, इसीलिए वो यहाँ पर बताना चाहते हैं कि उनके काइंड और परसिस्टेंस एडवाइस के वजह से ही वो मैथमेटिकल जो फिज़िक्स को बहुत दूसरे सब्जेक्ट के कंपेरिजन में उनको बहुत पसंद करते थे, उनको ज़्यादा प्रेफर करते थे और उनके बिना वो ये जो इक्वेशंस को सॉल्व करने में उन्हें बहुत कठिनाई होती। तो ये वो इस पैराग्राफ में कहना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पैराग्राफ को हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। और फ्रेंड्स, स्क्रीन पर आप जो भी ये देख रहे हैं ये सारे कीवर्ड्स हैं जो कि हमने इस वीडियो में पढ़े हैं और इससे सीखे हैं बहुत सारे खूबसूरत सेंटेंस, इंग्लिश ग्रामर, बहुत कुछ सीखा है। सो फ्रेंड्स, इसका स्क्रीनशॉट लें और इसे अपनी डे टू डे लाइफ में आज से ही इनकॉर्पोरेट करना शुरू करें। जब भी ये सारे वर्ड्स या सेंटेंस या कोई ईडियम या एक्सप्रेशन देखते हैं तो आप हमेशा इसे अपनी लाइफ के साथ जोड़कर इससे सेंटेंस बनाने की कोशिश करें और इसे याद रखने की कोशिश करें, अपने जो प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरह से इसे यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि इफ़ दिस वीडियो एड एनी वैल्यू इन योर इंग्लिश लर्निंग जर्नी, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे मोटिवेट करें, जिससे कि मैं इस बुक को पूरा कंप्लीट कर आपकी इंग्लिश लर्निंग जर्नी में एक वैल्यू ऐड कर सकूँ। सो फ्रेंड्स, ये वो सारे सेंटेंस है जो कि हम या फिर वो सारे वर्ड्स हैं बहुत ही खूबसूरत जो कि हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। तो इंग्लिश लर्निंग को यदि आपको स्ट्रॉन्ग करना है, उस वैल्यू ऐड करनी है, तो आपको ये सारे सब कुछ सीखना पड़ेगा और आप एक ही बुक से सब कुछ सीख सकते हैं। आपको एक बुक पढ़ने के बाद में यदि आप मेरे साथ में इस तरीके से कंसिस्टेंटली पढ़ते रहें तो आप खुद रियलाइज़ करेंगे कि सेकंड बुक आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि मेरा फोकस और मेरा मेन एम ये है कि मैं आपको सिखाना चाहती हूँ, इससे इंग्लिश आपकी बेस को मजबूत करना चाहती हूँ। बिल्कुल भी ना सोचें कि वीडियो लंबी हो रही है, ध्यान से पढ़ें और इसे अपनी डेली लाइफ में यूज़ करें। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो मोर एंड मोर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, जिससे कि उन्हें भी इन सारी चीज़ों का लाभ हो सके। तो फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।